एक प्राइस रेंज होना चाहिए कि लगभग इतने से इतने तक की गाड़ी हम सोच सकते हैं। उसके बाद प्राइमा फेसी जो आपके मन में है उस सेगमेंट को चूज करना चाहिए, जैसे एसयूवी, एमयूवी, सेडान या हैचबैक। कि आपको गाड़ी जहाँ पार्क करनी है वो पार्किंग कैसी है, परिवार का साइज, कितने लोग अमूमन उस गाड़ी पे चलेंगे, समय, अगर आप ज़्यादा ड्राइव करते हैं हाईवे पे और हो सकता है कम ही लोग जाते हों, तो हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए कि गाड़ी थोड़ी बड़ी लें, ताकि उस ब्रांड का चयन करें जिसका रख रखाव आसान हो, वो तुरंत बन जाए बिना कोई परेशानी के, ऐसा ना पता चले कि सामान अवेलेबल नहीं है। तो रीसेल वैल्यू कैसी होगी, जो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी उसकी रीसेल वैल्यू बेटर होगी। हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है अपने दर्शकों के लिए कि ये सारी उलझने गाड़ी खरीदने के दौरान या डिसीजन लेने के दौरान जो आती हैं उसको दूर किया जा सके। और मैं सीधे चलता हूं अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के पास और बात करता हूं कि क्या है वो फार्मूला और कैसे दूर होगी लोगों का कंफ्यूजन या उलझने कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। डिसीजन में पहुंचने के पहले बहुत सारे इफ और बट्स होते हैं, बहुत सारी उलझने होती हैं। कुछ परिवार के सदस्य कहते हैं कि मुझे हैचबैक लेना है, कुछ कहते हैं सीडान लेना है, कुछ एसयूवी के बारे में सोचते हैं। तो आपने एक फार्मूला तैयार किया है, वो क्या फार्मूला है, ये उलझने कैसे दूर होंगी और लोगों को गाड़ी खरीदने में जो ये कंफ्यूजन होता है या इस तरह की बातें होती हैं तो उसको दूर किया जा सके हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद शक्ति जी, और हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूँगा, बड़ा ही सटीक चयन है हमारे कंटेंट या टॉपिक का। शक्ति जी, गाड़ी तो अमूमन हमारे देश में 5-6 लाख रुपए की कीमत से स्टार्ट होती है और फिर महंगी गाड़ियाँ होती चली जाती हैं। ये जो दुविधा बहुत सारे कार बायर्स को होती है कि हम गाड़ी का चयन करें तो क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखें, तो ये काफ़ी दिनों से मैं इस इंडस्ट्री में देखता था कि एक समस्या के तौर पे आती है। और कई बार लोग कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो बाद में जाकर उनको लगता है शायद ये निर्णय उनके लिए सही नहीं था। तो एक गाड़ी जो लोग ज़्यादा समय के लिए रखते हैं, फैमिली के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होना चाहिए जिससे जो बायर हैं वो खुद ही एक निर्णय ले सकें या चयन कर सकें कि उनके प्राइस रेंज जो अभी जिस दाम में वो गाड़ी को खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने के क्रम में जितना खर्च अभी करना चाहते हैं उसमें उन्हें क्या क्या चाहिए और क्या जो दाम उन्होंने सोचा है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके जो सभी फीचर्स हैं उनको मिल रहे हैं, या जो फीचर्स उनको चाहिए उस लोअर प्राइस टैग में भी वो फीचर्स अवेलेबल हैं, या जो उनकी उपयोगिता है उस हिसाब से गाड़ी अवेलेबल है। तो ये बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही थी और मुझे लगा अपने अनुभव से कि अगर थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बनाने की चेष्टा की जाए तो काफ़ी आसान हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए या जो संभावित कार के खरीदार हैं उनके लिए निर्णय लेने में। और ये काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने बनाने की कोशिश की, बहुत मेहनत लगी, बहुत अनुभव जो हमारा था इतने सालों का उसको सब जगह एक जगह हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी संभावित बायर से बात की और मन में जो ख्याल था उसको हम लोग ने एक सूचीबद्ध तरीके से एक फार्मूला के तौर पे बनाया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग ने इसका फीडबैक लेने की कोशिश की कि कैसा लगा, क्या अनुभव रहा। तो 98-99% लोगों ने बोला कि बहुत सटीक है और
शायद इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी ही नहीं। तो अब मेरा निर्णय लेना काफ़ी आसान हो गया है और मुझे लगता है कि ये ही सही तरीका है एक गाड़ी या इस तरह की कोई वस्तु है उसको चयन करने का। जी बिल्कुल, हमारा हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो निर्णय लेना आपके लिए आसान हो, और उसी के लिए काफ़ी रिसर्च हुआ है। हमारे ऑटो एक्सपर्ट अपने पूरी टीम के साथ इन्होंने रिसर्च किया है और एक फार्मूला निकाला। सर वो फार्मूला क्या है, क्या सोचने की ज़रूरत है? देखिए शक्ति जी, जब भी आप गाड़ी लेने का निर्णय लेते हैं तो पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि अभी इस प्रक्रिया या इस परचेज में आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। तो पहला जो आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो एक प्राइस रेंज होना चाहिए कि लगभग इतने से इतने तक की गाड़ी हम सोच सकते हैं। और आगे इस फार्मूला के क्रम में लगेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि कुछ और पैसे बढ़ा करके अगर ये मॉडल या ये वेरिएंट का चयन किया जाए तो शायद मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके। तो ये काफ़ी सहायक बनता है और इसको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे पहला जो मेरे जहन में आता है मेरे अनुभव से कि गाड़ी खरीदते समय पहला जो ये डिसीजन लेना चाहिए वो एक ख़रीदार को ये सोचना चाहिए कि हमें अभी फ़िलहाल गाड़ी लेने के मद में कितने पैसे खर्च करने। उसके बाद प्राइमा फेसी जो आपके मन में है उस सेगमेंट को चूज़ करना चाहिए, जैसे एसयूवी, एमयूवी, सेडान या हैचबैक। एसयूवी आप समझते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो देखने में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग फील दे या हायर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हो। सेडान आप समझते ही हैं एक कार का शेप लेती है जिसमें कि 3 बॉक्सेस होते हैं, एक इंजन का बॉक्स हुआ, एक पैसेंजर का बॉक्स हुआ और एक बूट जो इसको डिक्की कहते हैं वो बॉक्स हो गया। फिर आता है एमयूवी में अमूमन 3 रो ऑफ सीट्स होती हैं, एक आगे ड्राइवर की, एक बीच वाले रो जो पैसेंजर्स की और लास्ट रो में भी पैसेंजर बैठते हैं। और फिर हैचबैक जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि जो बूट है या डिक्की है वो गाड़ी के केबिन का ही एक हिस्सा होता है। तो ये चयन, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट पे ये आना चाहिए कि आपको किस सेगमेंट की गाड़ी लेनी है। इसके बाद भी और सारी चीज़ें हैं जिससे आप हो सकता है कि उस सेगमेंट को चेंज करें, बट एक जगह आपको पहले सोच लेना चाहिए कि हाँ मेरे मन में फ़िलहाल ये सेगमेंट की गाड़ी लेने की इच्छा है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले कि आपको गाड़ी जहाँ पार्क करनी है वो पार्किंग कैसी है, क्या उसमें जगह अच्छी खासी है, कवर्ड है या ओपन है। अब अगर मान लीजिए गाड़ी ओपन में पार्क होगी तो हो सकता है उसी समय वो मार्क कर लें कि हो सकता है मुझे बॉडी कवर लेने की आवश्यकता पड़े या कोई पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग या फिल्म लगाने की आवश्यकता पड़े। मगर अगर गाड़ी अमूमन एक क्लोज्ड पार्किंग में या कवर्ड पार्किंग में है तो हो सकता है इन सब चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसके बाद जो आता है वो पार्किंग साइज़ और किस तरह की पार्किंग है, ओपन है कि क्लोज्ड है गाड़ी में, क्योंकि आपको डेली पार्क करना है, डेली निकालना है। तो ऐसी गाड़ी ना ले लें कि वो आपके लिए सिर दर्द बन जाए। और अगर आपके पास खासकर अगर ऐसी समस्या हो जो पार्किंग साइज़ को आप बदल नहीं सकते हैं, कई सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में आप परचेज़ कर लेते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या आपने घर बनाया है तो पार्किंग का साइज़ उसमें आपने शुरू से बनाने के समय एक डिज़ाइन किया था, उसको भी तो आप चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार आप देखेंगे पार्किंग लंबी है, विड्थ कम है, चौड़ाई कम है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है। उसके बाद मेरे हिसाब से परिवार का साइज़, कितने लोग अमूमन उस गाड़ी पे चलेंगे। देखिए शक्ति जी, कई बार लोग क्या करते हैं कि एमयूवी का चयन कर लेते हैं ये सोचते हुए कि हमारे परिवार में ज़्यादा लोग, बट बाद में ये पता चलता है कि वो ज़्यादा लोग जो हैं वो साल में 1 या 2 बार ही एकत्रित होते हैं। ऐसा कभी हो तो
एप्लीकेशन बेस्ड कैब्स जो है, ओला है, उबर है, किसी को मंगा लीजिए या कुछ कर लीजिए, साल में 1-2 बार ही जरूरत है, बट डे टू डे आपके लिए वो सिरदर्द ना बढ़े। तो लेते समय ये जरूर देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली फैमिली साइज डे टू डे यूज़ जो करेंगे लोग, उसमें कितने लोग उस गाड़ी पे चढ़ेंगे। उसके बाद मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये गाड़ी चलाएगा कौन, या जो परचेज कर रहे हैं जो ओनर है वो चलाएंगे, या उनके शॉफर या ड्राइवर चलाएंगे। कई बार लोग क्या होते हैं कि वो 100% खुद गाड़ी चलाते हैं, या 100% ड्राइवर चलाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परसेंटेज ड्राइवर और कुछ परसेंटेज ओनर चलाते हैं। इसका अगर सही आकलन किया जाए तो शायद ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसमें आप ये निर्णय ले सकें कि गाड़ी हमें ऑटोमेटिक लेनी चाहिए कि मैनुअल लेनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में आप गाड़ी खुद चलाते हैं और आपके परिवार के और सदस्य हों, आपके घर के फीमेल मेंबर्स हों, वो भी आप चाहते हैं कि चलाएं गाड़ी, तो हो सकता है कि उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी का चयन करना आपके लिए ज़्यादा सही निर्णय हो सकता है। 100% ड्राइवर को चलाना है तो आप एक बार सोच भी सकते हैं कि मैनुअल गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपको वो फीचर की आवश्यकता शायद नहीं है, बट इसका आकलन बहुत अच्छे से करें। और इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि गाड़ी एक्चुअली में चलेगी कितनी, तो बहुत सारा फार्मूला है। अमूमन हमने देखा है कि लोग गलत अनुमान लगाते हैं, उनको लगता है कि हाँ मेरी गाड़ी डेली इतनी चल जाएगी। तो उसका एक छोटा सा फार्मूला है, अगर आप गाड़ी बदल के दूसरी ले रहे हैं या एडिशनली एक गाड़ी खरीद रहे हैं, एक और गाड़ी खरीद रहे हैं, तो पुरानी गाड़ी का एज देख लीजिए कितने साल पुरानी है और गाड़ी अभी तक कितनी चली है, तो उसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि महीने में मेरा रन इतना है अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये पता चल जाए कि हमें गाड़ी हमें चलनी कितनी है, अंदाज पे नहीं, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करेंगे, तो आपको मदद मिलेगी किस तरह के फ्यूल टाइप में जाना है। गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा चलनी है तो शायद डीजल, इलेक्ट्रिक या सीएनजी भी एक ऑप्शन हो सकता है पेट्रोल के अलावा। गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलनी है तो जो एडिशनल पैसा आप पे करेंगे सीएनजी या इलेक्ट्रिक या डीजल गाड़ी के लिए, शायद वो रिकवर नहीं कर पाए। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को कंसिडर करना कि गाड़ी चलेगी एक्चुअली कितनी, और जितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं रिकवरी कितने दिन में होगी, फ्यूल का डिफरेंशियल फ्यूल कॉस्ट कितना लगेगा हर महीने, और जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं उसका ईएमआई कितना होगा। ये भी शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करते समय उसी क्रम में। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ अगर आप रेगुलरली लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो आजकल भारतवर्ष में सड़कें अच्छी होती गई, तो जो स्पीड है, गति है, जिस गति से लोग अब हाईवे पे चला रहे हैं वो पहले के बनिस्बत काफ़ी बढ़ गई। तो उस समय अगर आप ज़्यादा ड्राइव करते हैं हाईवे पे, और हो सकता है कम ही लोग जाते हों, तो हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए कि गाड़ी थोड़ी बड़ी लें, ताकि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट आपको संभावना कम हो चोट लगने की। गाड़ी जितनी छोटी होगी उतना इम्पैक्ट प्रोन हो जाते हैं लोग। ये देखते हैं कि भाई इंश्योरेंस, गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, तो गाड़ी में अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो जो ऑक्यूपेंट है या ड्राइवर, उसको चोट कम से कम लगे, उसके लिए गाड़ी का थोड़ा बड़ा होना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो संभावित परचेज़र है उनको ना कुछ कभी कभी एक स्पेसिफिक फीचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है थोड़ा ही स्ट्रेच हो जहाँ अच्छी नहीं हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट हो, या मैं बराबर ट्रैवल करता हूँ, इसमें सामान थोड़ा ज़्यादा रहता है, या मैं कई बार अपने फार्म पे जाता हूँ या विलेज पे जाता हूँ तो थोड़ी बहुत कच्ची सड़कें भी मिलती हैं। तो उस समय ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जाती है कोई ग्राहक की कि मुझे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, नीचे से जिसकी हाइट ज़्यादा हो, ताकि नीचे कोई चीज़ से लगे नहीं, गाड़ी डैमेज नहीं हो। तो एक ये स्पेसिफिक फीचर हो सकता है। उसी क्रम में बहुत लोग ये मानते हैं या ऐसा उनको सोचना होता है कि नहीं भाई, अब गाड़ी जो भी लेंगे हमें मिनिमम इतने एयरबैग्स वाली गाड़ी चाहिए, 2 तो मैंडेटरी है बट 4 चाहिए, 6 चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगेन पहला पॉइंट है प्राइस, उसके बाद आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हमको 6 एयरबैग चाहिए, या आपकी एकदम रिक्वायरमेंट है कि हम 6 एयरबैग वाली ही गाड़ी लेंगे या 4 वाली ही लेंगे, तो फिर आपको निर्णय लेने में फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी।
कि भाई इस प्राइस टैग में ये गाड़ी में हमें इतने एयरबैग्स मिल रहे हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ग्राउंड क्लियरेंस एक स्पेसिफिक फीचर है, उसी तरह से एयरबैग भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि ये मुझे ज़रूरी है और मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देखा गया है, अगर आपकी जो मैम है या जो फीमेल है या अगर कोई मेल मेंबर ही है, उनकी हाइट अगर कम है, तो कई बार एक स्पेसिफिक फीचर होता है आज की गाड़ियों में, सीट हाइट एडजस्टर। वो कुछ वेरिएंट में आता है। तो एक ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे सीट हाइट एडजस्टर वाली गाड़ी लेनी, और जिनकी हाइट ज़्यादा है हो सकता है उनको लोअर करके बैठना पड़े, साइड सीट को नीचे करके बैठना पड़े। जिनकी हाइट कम है उनको थोड़ा हो सकता है गाड़ी की सीट को ऊपर उठा करके ड्राइव करने में ज़्यादा सुविधा महसूस होती हो। तो बहुत देखा गया है कि सीट हाइट एडजस्टर भी एक निर्णय लेने के क्रम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फिर मुझे लगता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिकी स्पेस की है, आप लेट से बहुत लोग को मैंने देखा है कि गोल्फ खेलते हैं या कुछ ऐसा डे टू डे उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो डेली उनको बूट स्पेस की आवश्यकता होती है, तो वो ज़रूर चयन कर लें। अब इस पर ध्यान देना है, आपको बूट स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है और आप लेट से सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए कि सीएनजी टैंक के बाद आपकी जगह कितनी बच रही है। क्या बूट स्पेस जो सीएनजी लेने के बाद जो बूट स्पेस बच रहा है, क्या वो आपके लिए एडिक्वेट या पर्याप्त है कि नहीं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे संभावित जो परचेज़र हैं उनके लिए 360 डिग्री कैमरा सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट उनको फील होता है कि भाई ये जिस गाड़ी में ये फ़ीचर हो वो ही हम लेंगे, या क्या इस फीचर को हम बाहर से अलग से लगा सकते हैं कि नहीं। ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो इसका भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके डिसीजन मेकिंग में। म्यूज़िक सिस्टम आपको टच स्क्रीन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अमूमन अब आदत हो गई है लोगों को गूगल मैप्स देख के चलने के लिए, तो उस समय फ़ोन पे देखना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। तो गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम है अगर वो टच स्क्रीन टाइप हो तो उसमें मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाए और मुझे गूगल मैप्स या मैप्स मुझे बड़े स्क्रीन पे दिखता रहे, ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आजकल। तो इसी क्रम में बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे आर्म रेस्ट चाहिए। हम लॉन्ग ड्राइव्स पे ज़्यादा जाते हैं तो हम गाड़ी खुद चलाते हैं या पीछे भी बैठता है तो हमको हाथ रखने के लिए आर्म रेस्ट की आवश्यकता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं शक्ति जी जो कि काफ़ी निर्णायक हैं आपके गाड़ी के चयन के प्रोसेस में। तो हम लोग ने ये जो बताने की कोशिश की है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अब जैसे कई बार बच्चे हैं आपके परिवार में बोलेंगे नहीं पिताजी हमको गाड़ी जो भी लेनी है उसमें सनरूफ होना चाहिए। ऑल्दो सनरूफ की उपयोगिता हमारे देश में थोड़ी कम है, काफ़ी कम है, बट फिर भी अब एक शौक़ है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपका निर्णय है कि नहीं हमें जो भी गाड़ी लेनी है सनरूफ वाली लेनी है। तो ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको सनरूफ चाहिए, तो फिर आपके पास ये चॉइसेस हैं जिसमें सनरूफ अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि इन सब पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करें तो आपका निर्णय लेना आसान हो जाएगा और आपके यूटिलिटी के हिसाब से आप चयन कर सकेंगे। तो इसमें सभी बातें कवर हो जाती हैं, किस दाम में लेना है, किस साइज़ में लेना है, लगनी कहाँ है, कितने लोग चलेंगे, महीने में कितने हम चलेंगे गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे चलाएंगे कि सिटी में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या हम लोअर वेरिएंट की गाड़ी लें क्योंकि मेरा बजट नहीं है, बट उसमें सिर्फ हम टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाद में अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको रात में अंधेरे में हेडलाइट्स बहुत अच्छी चाहिए, तो जिसमें एलईडी वाला हो या प्रोजेक्टर लैंप्स हो, जो नई टेक्नोलॉजी हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हो, फॉग लैंप्स भी एलईडी वाले लोग खोजते हैं, तो ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है शक्ति जी कि इन सब पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिख करके और अपने रिक्वायरमेंट को कार शोरूम्स के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करके उस पॉइंट्स को, और अगर मान लीजिए डीप डाइव करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वायरमेंट लेके, अब आपका रिक्वायरमेंट होना है भाई मुझे तो यार पावरफुल गाड़ी चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करके कुछ इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो शायद इस तरह से अगर आप सोच करके गाड़ी लेने का चयन करें तो ये काफ़ी साइंटिफिक और सही और सटीक तरीका है, और जिसको हमारे सैंपल में, हमारे सर्वे में बहुत सराहा गया है। तो
यही शक्ति जी था मेरा फार्मूला। इस फार्मूला के तहत बहुत सटीक फार्मूला है अशोक जी। जैसे मकान में खुशी मिलती है, उसी तरह से नई गाड़ी अगर घर में आती है तो परिवार के सभी सदस्यों में और पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। लेकिन एक संशय होता है खरीदने से पहले ब्रांड को लेके। तो ब्रांड में हियर से ज़्यादा होता है कि उसने कह दिया कि भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अंदर जाके उसका न रिसर्च करते हैं लोग और फिर बाद में पछताते हैं। वैसे लोगों को ब्रांड सिलेक्शन में कैसे लोगों को जाना चाहिए? आपके सवाल को मैं एक टर्मिनोलॉजी में जवाब देना चाहता हूँ। आज से जानते हैं शक्ति जी, 10-15 साल पहले ना लोग कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को कंसिडर करते थे। अब हम लोग देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में सेफ्टी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईज ऑफ ओनरशिप। टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटर नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि फला मैन्युफैक्चरर की गाड़ी खराब है, फला की बहुत अच्छी है। क्वालिटी लगभग सबकी बराबर है। किसी में कोई स्पेसिफिक फीचर ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी को शेप पसंद है, किसी का कुछ पसंद है। बट अगर ये गाड़ी आपके डे टू डे रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तु होने वाली है तो उस ब्रांड का चयन करें जिसका रख रखाव आसान हो। इसीलिए अब हम बोलते हैं ईज ऑफ ओनरशिप। नो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, नथिंग एल्स बट ईज ऑफ ओनरशिप। गाड़ी मेरी चले, गाड़ी की जब रिक्वायरमेंट हो मरम्मत की तो वो तुरंत बन जाए बिना कोई परेशानी के, ऐसा ना पता चले कि सामान अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपकी फर्स्ट गाड़ी आप ले रहे हैं। सेकंड गाड़ी शौक से ले रहे हैं या जो गाड़ी कम चलनी है या आपके परिवार में ही आप मान लीजिए अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो उनके शौक से ले भी सकते हैं, ठीक है। बट अगेन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये सब पुरानी बातें होंगी। अब ईज ऑफ ओनरशिप, समय की किल्लत सबको है, जाए बन के आ जाए, परेशानी ना हो। ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चयन करने का इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होना चाहिए या डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। यानी जिस शहर में हमारे दर्शक हैं वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उनको देखना चाहिए कि उस शहर में किस ब्रांड के गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है और उनका जो पोस्ट सर्विस है, यानी गाड़ी खरीदने के बाद जो सर्विस का जो रिक्वायरमेंट्स है वो आसानी से पूरा हो जाए। यही कहना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली फिर मेरे उसी पॉइंट्स पे आप आ जाइए, गाड़ी का रख रखाव आसान होना चाहिए। ईज ऑफ ओनरशिप, नो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। वो तो कॉस्ट पे करते हैं लोग, महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, बट गाड़ी लेने के बाद जो ओनरशिप का लाइफ साइकिल है 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसमें रख रखाव करना कितना आसान है। रीसेल वैल्यू कैसी होगी, जो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी उसकी रीसेल वैल्यू बेटर होगी। तो ये सब चीज़ों को सोच समझ के अपने हिसाब से पहली गाड़ी या जो प्राइमरी कार है या फर्स्ट कार है वो तो आपको ईज ऑफ ओनरशिप के हिसाब से लेनी चाहिए। अब शौकिया ले रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, वो तो आपका निर्णय है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर अपने शौक को पूरा करें। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेड्सअप ऑटो के तमाम दर्शकों को आज का विषय जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी ने जो फार्मूला बनाया है कि अगर गाड़ी के सिलेक्शन में आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और कौन सी गाड़ी खरीदें, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, संशय है, उलझन है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं और आपको किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ मैं शक्ति प्रकाश आऊँगा और इन डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और इजाज़त लेने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर दें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।